स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जानकी। इस चैप्टर में आज की वीडियो में हम कवर करने वाला है इंटीग्रेशन। जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को अगर मुझे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना हो तो मैं उसको एक पार्ट ले लेता हूँ। जैसे रॉड के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, एक छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं और इस पार्ट को हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। सेम एज मैं इसको रिवर्स प्रोसेस करता हूँ कि बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्ट है मेरे पास में, इन सबको मैं एक बार फिर से इनका सम करता हूँ। तो सम करने से क्या होगा, क्या फिर से मुझे रोड वापस मिल जाएगी बिल्कुल एज इट इज? हाँ, तो बिल्कुल मिल जाएगी। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन में हम क्या करना होता है कि हम बहुत छोटे छोटे किसी एक फंक्शन को एक आइडेंटिकल बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं और फिर उन सबका एक सम कर लेते हैं। इस सम को इंटीग्रेशन कहते हैं। एक्चुअल में जो साइन इंटीग्रेशन का बनाया जाता है, जैसे मैं ये कहूँ, कोई फंक्शन ले लूँ मैं एक्स डी एक्स, तो ये जो इस तरह से साइन बनाया जाता है, एक्चुअल में न्यूटन इसको एस फॉर सम बनाना चाहते थे, लेकिन राइटिंग की पर्पज से उनका जो एस था वो कुछ इस तरह से बन जाता था। तो इसकी वजह से ये एस फॉर सम ना होकर के आगे चल के हमने इसको इंटीग्रेशन के सिंबल के तौर पर ही यूज कर लिया। तो अब इसमें समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या और किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास में कोई ग्राफ में ले लेता हूँ। जैसे मैं इस तरह से एक ग्राफ ले लूँ और इसका एरिया अंडर द कर्व निकालने जाऊँ, तो आपको पता है कि ये ट्राइंगल बनने वाला है। तो ट्राइंगल बनने वाला है, आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इजीली आपके पास में आंसर आ जाएगा। बट अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, जरा देखना, ग्राफ में यहाँ से स्टार्ट करूँ ऐसे करके, ऐसे कुछ इस तरह से ग्राफ चला जाए, तो इस शेप के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस शेप को बहुत छोटे छोटे आइडेंटिकल स्ट्रिप्स में तोड़ लेता हूँ। जैसे मैंने ये माना कि कोई एक स्ट्रिप ऐसी है इस तरह से, ये कोई स्ट्रिप है और इसका जो लेंथ ले लिया मैंने, वो कितना ले लिया, dx मैंने लेंथ ले लिया। तो यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और लिमिट ले लूंगा मैं जहाँ से मुझे जहाँ तक करना है, इस ग्राफ को लेना है। जरूरी नहीं है मैं पूरे ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालूं, अगर मुझे यहाँ तक निकालना होगा तो मैं जीरो से लेकर के, मान के चलो ये कोई बी पॉइंट है, तो बी तक का लिमिट लेके इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। और जो भी ये फंक्शन बन रहा होगा ग्राफ का, वो फंक्शन हम इस तरह से लेकर के कर देंगे। तो जैसे मान के चलो y कोई फंक्शन है, एफ एक्स है ये, तो मैं करूंगा यहाँ पर एफ एक्स dx और जीरो से लेकर b तक इसका इंटीग्रेशन। मान के चलो मुझे यहाँ से लेकर a से लेकर b तक करना होगा, तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx a से लेकर b तक। अननोन शेप अगर आपको दिख जाए तो इस तरह से आप इंटीग्रेट ही करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं बच्चों। बेसिक फॉर्मूलाज मतलब एक कुछ तो बेटा, ये ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है। कैसे रिवर्स प्रोसेस है वो मैं अभी प्रूफ करूंगा कैसे। जैसे पहला जो बेसिक एग्जांपल बनेगा मेरे पास में, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx। अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब है तो बेटा लिमिट नहीं होती उसमें। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब है कि मैं एक रेंज में, एक पर्टिकुलर रेंज में उस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस में c। ये c क्या है? ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बस ऐसे ही हम इसको लिख देते हैं, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताने जाऊंगा। मेरे पास में क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जैसे x की पावर में 5 ले लूँ और यहाँ कर दूँ dx, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x की पावर 5 प्लस वन अपॉन में 5 प्लस वन प्लस में c इज इक्वल टू एक्स की पावर 6/6 प्लस में c। सर ये c क्यों लिखा है? हमने बोला है कि जैसे मान के चलो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि x की पावर 5 का मैंने इंटीग्रेशन किया, तो मेरे पास में ये फंक्शन आया x की पावर 6/6। अगर मैं इस सेम फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास में लौट करके यही चीज आने वाली है। देखो कैसे, जैसे मान के चलो मैं ऐसे करने लग जाऊं, x की पावर 6/6 डी ओवर डी एक्स प्लस में c, तो मेरे पास आएगा 1/6 x की पावर 6 डी ओवर डी एक्स की पावर 6 प्लस में डी ओवर डी एक्स c। आपको पता होना चाहिए 6 हो जाएगा n,
एक्स की पावर n माइनस वन प्लस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 6 से 6 कटा हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, नहीं एक्स की पावर 5 फिर से। इट मीन्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या सर ऐसा जो मैं अगर इस कांस्टेंट को ना लगाऊं तो क्या दिक्कत होने वाली है? फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों मैंने बोला x की पावर 5 है, इसका जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो मतलब x की पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन कितना होना है x की पावर 6 प्लस में c। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, देखो जैसे मैं करता हूं x की पावर 5 प्लस में 4, इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आएगा मेरे पास में वो 5x की पावर 4 आएगा। और एक फंक्शन अगर मैं एज इट इज दूसरा ले लेता हूं x की पावर 5 प्लस में 100, इसका भी डिफरेंशिएशन मेरे पास में 5x की पावर 4 आएगा। मुझे नहीं पता कि ये कांस्टेंट कहाँ गया, लेकिन अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने लग जाऊं, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो रिवर्स प्रोसेस करने पर, इंटीग्रेट करने पर मेरे पास में ये फंक्शन आ जाना चाहिए। लेकिन जब मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं तो 5x की पावर 4 dx को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास में केवल आएगा x की पावर 5। कैसे आएगा? 5 इंटू एक्स की पावर 5/5 इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। तो इंटीग्रेशन ने मुझे कहीं पर भी इस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका भी मैं करूंगा तो मेरे पास में x की पावर 5 ही आएगा। तो इंटीग्रेशन मुझे इस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है। तो नहीं बता पा रहा है तो जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट c अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं कि अगर इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट अगर ऐड रहा होगा तो वो इस तरह से हम उसको डील कर लेंगे, प्लस c लगाकर उसे डील कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं, एक आध क्वेश्चन मैं और उठा लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x की पावर 6 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x, इस तरह से मैंने कोई फंक्शन ले लिया है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है dx। तो अगर मुझे इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा dx का, तो कैसे करूंगा मैं? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx प्लस में इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx प्लस में इंटीग्रेशन 3x dx। ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में x की पावर 7/7 प्लस में 3 बाहर आ जाएगा बच्चों, x की पावर 3/3 प्लस में अगर मैं 3, इसमें क्या मैं इसको x की पावर 0 इंटू डी एक्स नहीं लिख सकता इस टर्म को ऐसे? क्योंकि x की पावर 0 1 रहेगा तो ये इंटीग्रेशन dx बन जाएगा। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये x की पावर 7/7 प्लस में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर क्यूब बचेगा 3 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, और प्लस में लगाऊंगा मैं कांस्टेंट c। तो ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, इसको मैं ना भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 0 प्लस 1 मतलब कि केवल x। इट मीन्स मैं इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकता हूँ x। ये आपको याद रहना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू कितना होता है? x होता है। ये आपको याद होना चाहिए। बच्चों हम न्यू प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं इसी फंक्शन में। जैसे मैंने बोला था x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या बनेगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, एक कांस्टेंट आ रहा था अभी तक। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की शक्ल दे दूं, जैसे मान के चलो मैं एक लिमिट्स लगाऊं a से लेकर b और x की पावर n dx, तो जब मैं ये लगाऊंगा तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और लिमिट्स लग जाएंगी हमारी a से लेकर b तक। लिमिट्स को अप्लाई करने का तरीका, जब भी अब मैं लिमिट्स लगाऊंगा तो अब ये कांस्टेंट c नहीं आएगा। जब मैं लिमिट्स लगाऊंगा इसमें तो इसकी वैल्यू रहेगी बेटा आपके पास में, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखोगे b की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, फिर माइनस लगाओगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखोगे a की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, x की जगह इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे माइनस लगा के। इस तरह से लिमिट लगाने का तरीका होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ 3 से लेकर के 2 तक एक लिमिट ले ली और मैंने एक्स क्यूब ले लिया और ये dx, ये मेरा फंक्शन है, सिंपल सा एक फंक्शन मैंने ले लिया। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा? इसका इंटीग्रेशन करूंगा। मुझे पता है ये आएगा आपके पास में x की पावर 4 अपॉन में 4, और लिमिट्स लगानी है मुझे 3 से लेकर के 2 तक। तो जैसे ही मैं इसमें 3 से लेकर 2 तक लिमिट लगाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट लगाऊंगा, x की जगह मैं रखूंगा 2, 2 की पावर 4/4 माइनस में 3 की पावर 4/4। इस तरह से मैं इसको अप्लाई करूंगा। यहाँ करूंगा मैं 4, 2 का पावर 4 माइनस में 3 की पावर 4, ये आएगा वैल्यू 16 माइनस में 81 अपॉन में 4।
ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 5 और ये 6 माइनस 65/4, दिस इज द आंसर। तो बच्चों आपने सीखा ना कि कैसे हम लिमिट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। लिमिट्स अप्लाई करने में, और मतलब मैं दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ से एक और क्वेश्चन मेरे पास में है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, x3x² प्लस 2x, लिमिट्स है हमारी -1 से लेकर के 2 तक मेरी लिमिट्स है इस तरह से, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने dx। इसको भी करने का सिंपल सा तरीका क्या ही रहने वाला है कि सबसे पहले आप इंटीग्रेट करोगे 3x² dx करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे -1 से लेकर के 2 तक, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx करोगे -1 से लेकर के 2 तक। ये आपके पास में आएगा 3 × x³ 3/3, लिमिट्स लगेंगी -1 से लेकर के 2 तक। ये कांस्टेंट बेटा बाहर आ जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 बार आ जाएगा x², 2 बार आ जाएगा तो x²/2 -1 से लेकर के 2 तक। आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने से 3 तो बाहर आ जाएगा, अगर मैं लेना तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x⁻3, मतलब कि 2 का पावर 3 माइनस में -1 का पावर 3, प्लस में 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा x मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस में -1 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, 2³ की वैल्यू होगी 8, माइनस में -1 +1 हो जाएगा, प्लस में बनेगा ये 2⁻4, मतलब 2⁻2 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 9 प्लस में 3 = 12 इज द आंसर। तो एक डेफिनेट वैल्यू यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन दे देता है। इस तरह से हम लिमिट्स को हमेशा अप्लाई करते हैं। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हम इसमें देखे ले रहे हैं इंटीग्रेशन में, जो हमारे काम आने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, और हमने इसको प्रूव भी किया था। तो अब इसमें कुछ कुछ फार्मूलाज क्या हो सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी अपने आपको बताया था कि d/dx अगर मैं cos x करता था तो मेरे पास में आता था -sin x। इट मीन्स अगर मैं इस sin x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास में जो आना चाहिए आंसर वो -cos x आना चाहिए, वही आता भी है। तो उसी को हमने फॉर्मूला फॉर्म में लिख दिया है कि अगर आप उसको उल्टा करोगे तो sin x का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो -cos x बनेगा, cos x का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो sin x बनेगा। sec² tan x प्लस में c cosec² x dx = -cot x। sec x tan x की बात करें तो ये sec x बन जाएगा, cosec x cot x की बात करें तो -cosec x बन जाएगा, tan x की बात करें तो ln sec x प्लस c बन जाएगा। ये फॉर्मूला आप देख ले, यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, जो इंपॉर्टेंट है 11-12 ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ln x dx, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन हम करते थे तो वो ln x आता था, और e⁻x dx की बात करें तो e⁻x चेंज नहीं होता एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e⁻x प्लस में c ही रहने वाला है। इन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हम देख ले रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मेरे पास में कोई फंक्शन y कुछ भी है, y ना लेकर के मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली ले, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस में sin x dx, ये इंटीग्रेशन है मेरे पास में, और मैं इसकी लिमिट सेट करूंगा बाद में। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx, इस तरह से रहेगा बच्चों। तो यहाँ करने पर हमको पता चलेगा कि ये जो 3x² dx है इसका बनेगा 3 × x³ प्लस में sin x का बनेगा बच्चों -cos x प्लस में c, आंसर आएगा आपके पास में x³ माइनस में cos x प्लस में c, दिस इज द आंसर। सेम क्वेश्चन को बच्चों अगर मैं लिमिट्स लेकर करना चाहूँ तो मैं इसमें लिमिट्स ले लेता हूँ, लिमिट 1 से लेकर के -2 तक, ऐसा कोई मैंने लिमिट ले लिया, -2 ना लेकर के -1 से लेकर के 1 तक का लिमिट ले लूँगा। तो ये 3x² प्लस में sin x dx ये मुझे करना है। तो बस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि ये जो लिमिट सेट कर देनी है मुझे,
तो लिमिट सेट करूंगा तो फिर यहाँ से c मिट जाएगा और ये वैल्यू आएगी मेरे पास में इंटीग्रेशन का एक्स क्यूब और ये बनेगा -1 से 1 प्लस में माइनस में cos x और ये बनेगा -1 से लेकर के 1 इस तरह से। तो ये बन जाएगा आपके पास में x की पावर -1 का पावर 3 माइनस में -1 का पावर 3 हो जाएगा और इसमें माइनस कॉस पहले 1 रखूँगा माइनस लगाऊंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर मैं 1 को 1 डिग्री की तरह ट्रीट करूँ तो इस तरह से एक वैल्यू बन सकती है हमारी। तो ये लिमिट रखने का एक सिंपल सा रूल हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इसमें मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस में 3√x प्लस में e की पावर x dx। एक फंक्शन मेरे पास में ऐसा है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर मैं करने जाऊंगा तो मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 3√x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो यहाँ करूँगा मैं 10x का हो जाएगा ln sec x हो जाएगा बच्चों, 10x का होगा ln sec x प्लस में 3, इसको बेटा मैं ट्रीट करूँगा x की पावर 1/2 dx और ये e की पावर x एज इट इज रहेगा, ये c रहेगा। तो ये हो जाएगा ln sec x प्लस में 3 x की पावर 1/2 मतलब कि x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में e की पावर x प्लस में c। तो ये हो जाएगा ln sec x प्लस में 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की पावर 3/2 प्लस में e की पावर x प्लस में c। दिस इज द आंसर। बच्चों इंटीग्रेशन में मेरे पास में कुछ और क्वेश्चंस है, इनको एक बार डील करके देख लेते हैं क्या क्या रहता है। जैसे 1/sin² x है तो क्या मैं इंटीग्रेशन इसको cos² x dx बोल सकता हूँ, क्योंकि 1/sin² x कितना होता है cos² x। तो cos² x का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो -cot x बनेगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो -cot x प्लस में c। दूसरा वाला क्वेश्चन है मेरे पास में gm/r² इंटू dr। तो ये फंक्शन जो वेरिएबल बन रहा है वो r में बन रहा है, तो यहाँ पर g और m कैसे हो जाएंगे कांस्टेंट। तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसे मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा gm बाहर हो जाएगा। ये r से लेकर के इन्फिनिटी तक मेरा लिमिट लगा है, ये 1/r² इंटू dr बनेगा। बच्चों gm बाहर रहेगा, लेकिन इसको अगर मैं इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो ये बनेगा r से इन्फिनिटी r की पावर -2 dr। इसको सॉल्व करूंगा gm इंटू r का पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, लिमिट्स लगेगी r से लेकर के इन्फिनिटी। तो gm ये -1 हो जाएगा, तो बनेगा माइनस r की पावर -1 माइनस r की पावर -1, लिमिट्स लगेंगी r से लेके इन्फिनिटी। इस माइनस r की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/r। तो gm पहले लिखूंगा मैं इन्फिनिटी -1/इन्फिनिटी, फिर माइनस लगाऊंगा -1/r लगाऊंगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। gm इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस, तो gm/r इज इक्वल्स टू आंसर। इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा gm/r। यहाँ अगर मैं देखूँ एक और फंक्शन है मेरे पास में 0 से π/2 sin x प्लस में cos x dx। तो अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो सिंपली आपको पता है sin x का कितना होगा -cos x 0 से लेकर के π/2 और ये प्लस लगाऊंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होगा बेटा sin x 0 से π/2, पहले माइनस cos π/2 रखूंगा, माइनस में माइनस cos 0 रखूंगा, प्लस लगाऊंगा sin π/2 रखूंगा, माइनस में sin 0 रखूंगा। -π/2 मतलब cos 90 की वैल्यू जो होती है बच्चों सबको पता है वो 0 होती है। 0 माइनस -1 प्लस में 1 माइनस 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ देखे जो इंटीग्रेशन बेसिस पे है। अब हम दूसरा बच्चों नेक्स्ट फॉर्मेट हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें। जैसे मान के चलो आपको कोई फंक्शन ax प्लस बी की पावर n dx लग जाए, तो कुछ कुछ वैसा ही है ना, x की पावर n के जैसा है, x की पावर n dx।
तो ए एक्स प्लस में बी की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये तो हम करते ही आए थे। आपको भी पता होगी जैसे हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल किया था, चेन रूल में क्या कर रहे थे हम कि पहले डिफरेंशिएट करते थे एंड देन जब तक वो फंक्शन एक्स की तरह नहीं दिखता था तब तक तो उसको डिफरेंशिएट करते रहते थे और उसका मल्टीप्लाई करते थे। अब क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है तो उसका डिफरेंशिएशन करके ना हम जब तक फंक्शन एक्स की तरह नहीं दिखेगा डिफरेंशिएशन करेंगे उसका एक और बार और उसको डिवीजन में रख देंगे मल्टीप्लाई की जगह सिंपली, और प्लस में सी लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस में बी, लेकिन इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ dx में, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं dx में। तो अब यहाँ जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है वो सेम तो है नहीं, तो अब मुझे वही काम करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज साइन ए एक्स प्लस में बी करूँगा, बिल्कुल सही बात। अब इस वाले फंक्शन का जो ए एक्स प्लस में बी है इसका मैं करूँगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास में वैल्यू आएगी एक्स, तो ये बन जाएगा साइन ए एक्स प्लस में बी अपॉन में एक्स और प्लस में लगा दूंगा मैं सी। सेम एज मैं एक और फंक्शन ले सकता हूँ, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास में वन अपॉन में थ्री एक्स प्लस में टू और ये डी एक्स। अगर मैं इस फंक्शन को सॉल्व करने जाऊँ तो आपको पता चलेगा कि वन अपॉन एक्स के जैसा बन रहा है, तो वन अपॉन एक्स के जैसा अगर ये बन रहा है तो ये होगा एल एन थ्री एक्स प्लस में टू। अब क्योंकि ये फंक्शन सारा और ये सेम नहीं है, अब जब सेम नहीं है तो क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा और इस फाइनल आंसर में डिवाइड कर दूंगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर मुझे पता चलेगा कि ये वैल्यू आएगी थ्री और प्लस में लगा दूंगा मैं सी। सेम एज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब मेरे पास में इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं डायरेक्टली, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि वन टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। तो मैं यहाँ इसको ऐसे कर सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स प्लस वन, मतलब कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स प्लस में वन अपॉन में टू, ये मैं कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ पूरा, ये हो जाएगा मेरे पास में cos 2x प्लस वन बाय टू इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले तो मैं वन बाई टू को बाहर कर लूँगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा cos 2x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि वन का dx है वन लिख देते हैं लोग, तो वन बाई टू बाहर रहेगा ब्रैकेट से। cos 2x की बात करूं मैं तो ये बनेगा बच्चों sin 2x। अब क्योंकि ये फंक्शन और ये 2x सेम नहीं है तो 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा और डिवाइड करूंगा तो अपॉन में आ जाएगा 2, प्लस में इसका आ जाएगा x और प्लस में आ जाएगा आंसर c। दिस इज द आंसर। तो ये भी एक फॉर्मेट हो सकता है कि जब जैसे हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल को यूज कर रहे थे ऐसे ही अगर फंक्शन में कुछ इस तरह से चीजें दिखती है तब भी आपको ऐसे ही करना है कि अगर फंक्शन ये फंक्शन और ये सेम नहीं दिख रहा है तो इस फंक्शन का एक और बार आप डिफरेंशिएशन करें और उसका डिवाइड कर दें। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्मूला है या फिर तरीका है या मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पर जब भी दो कभी भी आपके पास फंक्शंस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मुझे इंटीग्रेट करना पड़े तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम चूज करते हैं जैसे u और v और dx है हमारे पास में, तो पहले इसमें एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक फंक्शन हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो पहली चीज जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको माने, सेकंड फंक्शन हम किसको माने। जैसे हमें डिफरेंशिएशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसमें क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखोगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डी यू बाई डी एक्स करेंगे, वी डी एक्स करेंगे, फिर टोटल ये जो पूरी क्वांटिटी बनेगी, ये जो फंक्शन बनेगा इस टोटल का एक इंटीग्रेशन कर देंगे फिर से। ये फॉर्मूला होना चाहिए। तरीका मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस पे भी लूंगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि बेटा फर्स्ट फंक्शन हम कौन सा लें और सेकंड फंक्शन हम कौन सा लें। फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए हमेशा एक ट्रिक यूज करते हैं आईलेट। आईलेट के हिसाब से क्या है कि आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन।
लॉगरिथमिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कि जैसे टेन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। एल लॉगरिथमिक मतलब कि एल एन लॉग जो भी होते हैं आपने देखे। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू फोर प्लस कुछ भी ऐसा हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कुछ हो सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कि ई की पावर एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन। इस ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और इस ऑर्डर के बाद में जो आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो जैसे मेरे पास में एक पहला एग्जांपल है, मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं पहले। चार हमें एग्जांपल्स लेने, ये आपके साथ में है। दो तीन मैं कराऊंगा, एक दो की प्रैक्टिस आप करना। तो पहला वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पहले कि एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन अगर मैं चूज करूंगा तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो ये मेरा फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो करने का तरीका बच्चों क्या होगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखूंगा एक्स। ये देखो फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा एक्स। मैं इंटीग्रेशन करूंगा साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन लगाऊंगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, ब्रैकेट शुरू करूंगा यहाँ पे। पहले ही मैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। फर्स्ट फंक्शन मतलब कि एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स में करूंगा, वैल्यू आएगी वन। दूसरा, मैंने v और dx यहाँ पर ले लिया, तो v यहाँ पर मेरा साइन है, इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन आएगा मेरे पास में माइनस कॉस एक्स, ये आ गया। और इस पूरे फंक्शन का मैं फिर से इंटीग्रेशन कर दूंगा। यहाँ मेरे पास में वैल्यू आएगी x, ये आएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस इसका वन इंटू माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और कॉस एक्स का हो जाएगा बेटा साइन एक्स, प्लस में लगा दूंगा मैं c। ठीक है, अब यहाँ x माइनस कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में c हो जाएगा, आपके पास में ये आंसर बन जाएगा। दैट्स इट। दूसरा वाला क्वेश्चन उठाता हूं मैं, दूसरा वाला एग्जांपल उठा लेते हैं। अब तो मैं ये मिटा दे रहा हूं। ये हो जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स। आईलेट के हिसाब से अगर मैं देखूंगा आई एल, एल मतलब कि लॉगरिथम, लॉगरिथम मतलब कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा मेरे पास लॉग एक्स, और ये वाला जो होगा वो सेकंड फंक्शन होगा। इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा लॉग एक्स, इंटीग्रेशन करूंगा एक्स डी एक्स, माइनस साइन लगाऊंगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन माना है लॉग एक्स या एल एन एक्स, इसका मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स एल एन एक्स इंटू जो मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है उसका करूंगा मैं, सेकंड फंक्शन माना है उसका करूंगा मैं इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और इस सारी क्वांटिटी का मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन। आपको पता होना चाहिए ये जो log x है और ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एल एन एक्स का बनेगा वन बाय एक्स, और इसका बनेगा एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स से एक्स का कट आउट हो जाएगा, माइनस वन बाई टू ये बाहर आ जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाय टू, प्लस में लगाऊंगा सी, बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस में सी, दिस इज द आंसर। तो ये आपने देखा कि हम कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे x इंटू ई की पावर x और ये dx। अगर मैं इसको लेता हूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो इसको तो मैं सेकंड फंक्शन ले लूंगा, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो पहले सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स मतलब कि ई की पावर एक्स डी एक्स करूंगा, माइनस लगाऊंगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, फर्स्ट फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, और इस सारे के सारे फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस
इंटीग्रेशन 1 इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स बन जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वन, दिस इज द आंसर, प्लस में सी आएगा। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बच्चों लास्ट टॉपिक जो हम लास्ट कुछ टॉपिक्स पे हम करने वाले हैं, जैसे इसमें अभी हमने किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद में हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरह से मेरे पास में एक फंक्शन है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये जो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो मैं टी मान लेता हूँ। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है और मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में डी टी। यहाँ जब मैं आऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि 2x dx इसकी वैल्यू हो चुकी है dt, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में मान चुका हूँ t, तो ये हो जाएगा बच्चों ln t हो जाएगा, कि 1 अपॉन टी dt कितना होता है, ln t होता है। तो ln t की वैल्यू t की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा वैल्यू को, ln 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इज द आंसर। सिमिलर एक और क्वेश्चन मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, मेरे पास में एक क्वेश्चन है, e की पावर x माइनस में cos x अपॉन में e रेस टू दी पावर x प्लस में sin x dx। मेरे पास में ये एक फंक्शन है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है e की पावर x प्लस में sin x, इसको मैं फिर से t की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, e की पावर x प्लस में sin x, इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं ना, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी प्लस ही कर लेते हैं, चलो छोड़ो, e की पावर sin x इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं ऐसा। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो ये तो e की पावर x ही रहेगा और sin x का हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास dt। तो फिर से ये वही चीज बन गई कि e की पावर sin x t हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t dt, फिर से वही फंक्शन बना, वही फंक्शन बना, तो फिर से ये ln t हो जाएगा, ln t मतलब कि ln t की वैल्यू रख दो e की पावर x प्लस में sin x, दिस इज द आंसर। प्लस सी मैं लगा सकता हूँ कांस्टेंट, यहाँ भी मैं कांस्टेंट ऐड कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस टॉपिक में बेटा सबसे लास्ट चीज जो हम बताते हैं कि इंटीग्रेशन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज कर रहे थे, बाकी सब चीजें देखी हमने कैसे कैसे इंटीग्रेट कर रहे थे। एक लास्ट चीज और हम इसमें कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू अगर हमें निकालना हो, तो अगर किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू मुझे निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अगर मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना है y एवरेज, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ, और एवरेज वैल्यू भी मैं ले लेता हूँ, लिमिट्स ले लेता हूँ a से लेकर के b तक, a से लेकर के b तक x की लिमिट्स है। तो मैं क्या करूँगा, y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन कर दो अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dx, और लिमिट्स लगा दो बच्चों a से लेकर के b तक, a से लेकर b तक लिमिट्स लगा दीजिए। सेम एज अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे बच्चों मेरे पास में एक फंक्शन y इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस में 3, और इसका फाइंड एवरेज वैल्यू, फाइंड y एवरेज, लिमिट्स दे रखी है x की 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक मुझे लिमिट्स दे रखी है और इसकी एवरेज वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, y एवरेज इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस में 3 dx 2 to 4 अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dx 2 to 4 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बाय 2
प्लस में 3x 2 to 4 अपॉन में 4 माइनस में 2 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे आप बच्चों तो यहाँ पे पता चलेगा आपको कि 4 का जब स्क्वायर करोगे 16 होगा, 16 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस में 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, ये 2 का स्क्वायर करोगे आप ये बनेगा 4 प्लस लगाओगे 3 4 माइनस में 2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 प्लस में 4 माइनस 2 2 हो जाएगा 6 बाय 2 18 बाय 2 मतलब कि 9 इज द आंसर। इट मीन्स इस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू बनेगी वो 9 बनेगी। तो बच्चों यहाँ तक इंटीग्रेशन में सफिशियंट है। आगे जैसे जैसे इंटीग्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हम काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे तो और भी इंटीग्रेशन की अगर कोई चीज़ आती है तो हमको फर्दर टॉपिक्स में कवर कर लेंगे।